प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आपका स्वागत है जो बीए भाग द्वितीय वर्ष की है। हम कल तक रीति के तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे और आज भी हमारा वही जारी रहेगा। तो कल तक जो पढ़ा था उसके आगे हम आज बढ़ेंगे। कल तक हमने काव्य के मूल तत्व कौन से होते हैं और उसके बाद काव्य के गुण हमने देखा था। 3 तत्व माने गए, काव्य गुण, काव्य दोष और अलंकार। तो काव्य गुणों पर हमने पिछले अध्याय तक, पिछले अपने व्याख्यान तक पढ़ लिया है। आज हम इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। गुणों के बाद जो है वाक्य दोष पर आज चर्चा करेंगे। गुणों के विपरीत जो स्थिति होती है वो दोष होती है। वामन ने बताया था कि गुणों में या गुण वो तत्व होते हैं काव्य के जिनके कारण काव्य जो है अच्छा बन जाता है या बेहतरीन होता है, लेकिन दोष जो हैं उसके विपरीत होते हैं। वो क्या परिभाषा देते हैं वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले ये है कि ये चर्चा करनी आवश्यक होती है कि वामन ने हमको जब इस बारे में बताया, चर्चा हमारे काव्यों में या हमारे जो शास्त्र हैं उनमें दी जाती है, तो ये सवाल उठता है कि क्या वामन से पूर्व भी दोषों पर चर्चा हो चुकी है या हो चुकी थी। निश्चित तौर पर वामन से पूर्व इस विषय पर या काव्य दोष पर चर्चा हो चुकी थी। इस चर्चा में प्रमुख रूप से सम्मिलित जो लोग थे उनमें भरत, आचार्य भरत कह सकते हैं, आचार्य भामे, आचार्य दंडी आदि अनेक आचार्य थे जिन्होंने दोषों पर चर्चा की है। परंतु एक समस्या ये थी कि इन लोगों ने जब दोषों की चर्चा की तो यह नहीं बता पाए कि दोषों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, अर्थात दोषों की पहचान कैसे करें हम। कोई कहे कि दोष क्या होता है तो हम क्या बताएं। जब दोष का पता नहीं है तो काव्य में दोष है इसका हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये दोष ये तो बता रहे थे कि कमी आती है, लेकिन कौन सी कमी आती है, किस नाम के दोष के कारण आती है, वो बातें ये स्पष्ट नहीं कर पाए थे। किंतु वामन ऐसे प्रथम आचार्य हुए जिन्होंने ये बताया कि भाई इनके लक्षण क्या होते हैं, और इन्होंने दोषों को परिभाषित भी किया। जब लक्षण स्पष्ट हो गए तो निश्चित रूप से दोष क्या हैं वो भी बताने में व्यक्ति सफल हो जाता है। तो इनके अनुसार ये मानना था इनका, वामन का, कि कोई रचना कितने ही गुणों से युक्त हो, लेकिन मात्र गुण होने से ही काव्य में सौंदर्य उत्पन्न नहीं हो जाता, वो सबसे अधिक सौंदर्यवान नहीं हो जाता। तो फिर क्या चीज़ होनी चाहिए, वो यह बताते हैं कि काव्य को वहाँ दोषों से रहित भी होना चाहिए। तो वो कब रखेंगे दोषों से रहित, जब हमें दोषों का ज्ञान होगा। अर्थात वामन का मानना है कि दोषों का ज्ञान होना भी आवश्यक है यदि हमको काव्य में सौंदर्य पैदा करना है। तो वामन के अनुसार दोष का लक्षण और परिभाषा जो निकल सकती है वो हम यहाँ अध्ययन करेंगे। वामन ने संस्कृत में बताया था, हम उसका हिंदी में करते हैं। संस्कृत भी मैं आपके सामने बोल देता हूँ कि संस्कृत में क्या बताया उन्होंने। गुण विपर्यायात्मानो दोषा, अर्थात गुण के विपर्य का नाम ही दोष है। गुण के विपर्य का नाम ही दोष, अर्थात गुण का विपरीत जो स्थिति में होता है वही क्या है, दोष होता है, या गुण का उल्टा धर्म ही दोष। तो वामन के अनुसार जो गुण का विपरीत धर्म रखता हो वही क्या होता है, दोष होता है। अब आते हैं, जब दोषों की इन्होंने बता दी, परिभाषा बता दी, तो एक बात और उठती है कि क्या दोष वामन ने बताए उतने ही माने जाएं या अन्यों ने कुछ का। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अन्य लोगों ने भी दोषों पर चर्चा की है, बताया गया है उनके द्वारा। तो क्या वो सब एक मत रहे हैं कि दोषों की संख्या इतनी होनी चाहिए, इतनी ही है और आज भी उतनी ही है? ऐसा नहीं।
दोषों की संख्या के बारे में हमारे जो विभिन्न आचार्य हुए हैं उनमें मतभेद रहे हैं और उन्होंने दोषों की संख्या भी अलग अलग मानी है। आचार्य भरत 10 दोष मानते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में दोषों की संख्या 10 बताई है। कौन कौन से? पहला गूढ़ार्थ, गूढ़ अर्थ वाला, जिसका अर्थ गूढ़ निकलता हो, जो समझने में कठिन हो, जिसका अर्थ क्लिष्ट अर्थ जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा है अर्थांतर, पहले मैं नाम बोल देता हूं। दूसरा है अर्थांतर, तीसरा है अर्थहीन, चौथा है भिन्नार्थ, पांचवा है एकार्थ और छठा है अभिलुप्तार्थ, अभिलुप्तार्थ। सातवां है न्यायाद पेत, न्यायाद पेत। आठवां है विषम, नवां है विसंधि और 10वां है शब्दहीन। तो इस प्रकार से इन्होंने 10 बताए। तो गूढ़ार्थ को हम पहले देखते हैं, जिसका अर्थ क्लिष्ट हो, जिसमें अर्थ को निकालने में कठिनाई हो, कठिनता हो या क्लिष्टता हो। दूसरा अर्थांतर बताया। अर्थांतर में होता है जिस वर्ण का वर्णन होना चाहिए काव्य में, वो न करके अकार्य का वर्णन, अर्थात जो अवर्ण्य का, जिसका वर्णन नहीं किया जाना चाहिए उसका वर्णन कर दिया जाता है। असंबंध विषय वस्तु का वर्णन किया जा सकता है, तो वहां अर्थांतर नामक दोष आ जाता है। फिर अर्थहीन, इसमें समझने के लिए कोई आवश्यक नहीं है, अर्थात अर्थ से जो हीन हो, जहां अर्थ हीन निकलता हो, जहां अर्थ अच्छा नहीं निकलता हो वो। फिर है भिन्नार्थ, जहां अर्थ बिल्कुल भिन्न निकलता हो, वो भी काव्य का एक दोष है। आप बताना कहीं कुछ भी चाहते हैं और शब्द का प्रयोग ऐसा कर लिया कि जिसका अर्थ भिन्न निकलता हो, तो वहां भिन्नार्थ नामक दोष काव्य में आ जाता है। फिर एकार्थ, जहां एक ही अर्थ निकलता हो, ये भी एक दोष है। काव्य में यदि वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो अर्थ निकलने में सामान्यतः आसानी रहे, इसलिए एक अर्थ जो है वो नहीं होना चाहिए। फिर है छठा अभिलुप्तार्थ, इसके अंतर्गत आता है विभिन्न अर्थों में अन्विति का अभाव। जो भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं उनमें आपस में कोई जुड़ाव या अन्विति या समन्वय नहीं होता, तो वो भी एक दोष है कि भिन्न भिन्न अर्थ तो शब्द के निकलते हैं, लेकिन वो यदि इतने दूर दूर हों अर्थ जिनमें आपस में अन्विति किया जाना संभव नहीं हो, उनकी अन्विति संभव नहीं हो, तो वह भी एक काव्य का दोष होता है। फिर सातवां है न्यायाद पेत, तर्क रहित। न्यायाद पेत का मतलब तर्क से रहित। यदि कोई बात कोई काव्य लिखा जाता है और वो तर्क रहित हो तो वो उसका काव्य दोष, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साहित्य को तभी पढ़ता है जब तर्क सहित हो और उचित तर्क सहित हो, कुतर्क सहित नहीं हो। फिर है विषम, विषम का अंतर्गत आता है ऐसे काव्य जिनमें छंदों का भंग पाया जाता है। छंद या तो पाए नहीं जाएंगे या उनके क्रम में भंग मिलेगा, तो ऐसे विषम जो है दोष से संबंधित काव्य माने जाते हैं। नवा है विसंधि, विसंधि अर्थात संधि का अभाव। नाटक में, काव्य में संधियां होती है तो उन संधियों का इनमें अभाव हो जैसे काव्य में, तो उस काव्य में विसंधि नामक दोष आ जाता है। शब्दहीन अर्थात शब्दों का हीन अर्थ निकलता हो। हीन का मतलब यहाँ रहित नहीं है, हीन शब्दों का प्रयोग जिनका अर्थ ही हीन निकलता हो, अर्थात काव्य उच्च श्रेणी का लिखा जा रहा है, शब्द ऐसे प्रयोग करो जिनका अर्थ नीचा ही निकलता है, बुरा ही निकलता है, तो ऐसा वो फिर एक कमी रह जाती है और ऐसी कमी को शब्दहीन दोष वाली कमी हम कह सकते हैं। तो भरत ने 10 दोष बताए, 10 पर हमने चर्चा कर ली, क्योंकि भरत को, आचार्य भरत को मैं हिंदी में पत्थर की लकीर मानता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण आचार्य हिंदी में, सबसे प्राचीन आचार्य हिंदी के भारतीय साहित्य शास्त्र की दृष्टि से हुए हैं।
हिंदी नहीं, ये संस्कृत में ही हुए, लेकिन हिंदी में भी हम इनके द्वारा बताई हुई बातों का उपयोग करते हैं। मोहम्मद ने दोषों की संख्या बहुत अधिक कर दी, 70। तो 70 इतनी अधिक कर दी कि उनकी तरफ ध्यान जाना लोगों का संभव नहीं हुआ और इनमें ये कमी रह गई। न इन्होंने कोई विशेष वर्णन इनका किया, खाली दोष बता दिए। दंडी ने इनकी संख्या मानी है 10 और भामे ने इनकी संख्या मानी है 21। तो इस तरह से विद्वानों द्वारा इनकी संख्या भी अलग अलग होगी। इनका विस्तार से वर्णन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये एमए में जाकर के होता है, यहाँ हमारे से ये लागू नहीं होता। तो यहाँ जरूर संख्या ध्यान रख लें कि किस आदमी ने कितनी संख्या हमको बताई थी। मोहम्मद द्वारा 70, दंडी द्वारा 10, भामा ने 21 और भरत ने 10 बताई थी। और वामन ने इन दोषों की संख्या कितनी बताई, जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं मूलतः। वामन ने दोषों को 4 भेदों में बांटते हुए इनकी कुल संख्या 20 मानी है। सर्वप्रथम तो दोषों को कितने खंडों में बांटा, 4 खंडों में, और फिर समस्त भेद इन 4 खंडों के अंतर्गत जो आते हैं उनको इन्होंने संख्या निर्धारित की 20। तो सबसे पहले लेते हैं कि 4 कौन कौन से खंडों में इन्होंने दोष को बांटा। तो पहला दोष माना पद दोष। वाक्य में पद होते हैं, उन पदों में दोष रहने वाले को पद दोष कहते हैं। पदार्थ दोष, जहाँ पद का अर्थ निकलने में दोष होता है वो पदार्थ दोष कहलाता है। तीसरा वाक्य दोष, वाक्य के निर्माण में यदि कोई दोष है तो वो वाक्य दोष कहलाता है। और चौथा वाक्यार्थ दोष, वाक्य के अर्थ में यदि कोई दोष रहता है तो वाक्यार्थ दोष कहलाता है। तो इस तरह से इन्होंने सर्वप्रथम दोषों को 4 भेदों के अंतर्गत बांटा, जिसे हम पद दोष, पदार्थ दोष, वाक्य दोष और वाक्यार्थ दोष मानते हैं। पद और अर्थ दोनों जुड़े होते हैं, उसी तरह से वाक्य और अर्थ जुड़ा होता है। तो यदि हमको पद याद रह जाता है और वाक्य याद रह जाता है तो हम इनके दोनों दो भेद हैं, जैसे पद से संबंधित 2 भेद हैं, पद दोष और पदार्थ दोष। इसी तरह वाक्य से संबंधित 2 दोष हैं, वाक्य दोष और वाक्यार्थ दोष। तो इस प्रकार से ये 4 दोष इन्होंने माने हैं। अब ये जो 4 दोष इन्होंने माने हैं, उन 4 दोषों के अंतर्गत हर एक में कुछ और दोष आ जाते हैं भेदों के अंतर्गत। जैसे पद दोष है, पद दोष में 5 प्रकार के पद दोष आचार्य वामन ने माने हैं। पद दोषों के अंतर्गत वामन आचार्य ने 5 प्रकार के पद दोष माने हैं। पहला असाधु, दूसरा कष्ट, तीसरा ग्राम्य, चौथा अप्रतीत और 5वां अनर्थक। कौन कौन से 5 हो गए, मैं उल्टा बोलता हूं उसका। अनर्थक दोष, अप्रतीत दोष, ग्राम्य दोष, कष्ट दोष और असाधु दोष। अब थोड़ा सा ज़्यादा वर्णन यहाँ नहीं करेंगे हम, लेकिन फिर भी असाधु दोष में किस तरह का दोष आता है। व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्धियाँ काव्य में रह जाती है वो असाधु दोष के अंतर्गत आते हैं। कष्ट दोष में जो कर्ण कटु शब्दों का यदि प्रयोग किया जाता है काव्य में तो वो कष्ट दोष के अंतर्गत आ जाता है। ग्राम्य दोष के अंतर्गत यदि भाषा पूरी तरह विकसित रूप में न करवा करके ग्राम्य कमियों को छोड़ दिया जाता है, ग्राम्यता उनमें रख दिया जाता है, भाषा में अखड़ता रखी जाती है, तो वो ग्राम्य दोष कहलाता है। अप्रतीत दोष के अंतर्गत ऐसे शब्दों का प्रयोग काव्य में कर लिया जाता है जब जो कि प्रचलन में नहीं हो। उस समय प्रचलन में नहीं होंगे तो लोग शब्दों को समझ ही नहीं पाएंगे, तो वहाँ अप्रचलित दोष आ जाता है या अप्रतीत दोष आ जाता है। अनर्थक दोष के अंतर्गत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका वास्तव में कोई अर्थ निकलता ही नहीं है, निरर्थक। ऐसे ही ऊटपटांग शब्दों का प्रयोग यदि काव्य में अधिक किया जाता है तो ये दोष आ जाता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता हो, बिना अर्थ के हो, तो अनर्थक दोष आ जाता है। तो अब हमने पद दोष देख लिए, 5 प्रकार के होते हैं।
फिर है पदार्थ दोष। पद दोष के बाद कौन सा है हो सकता है? पदार्थ दोष। वामन ने पदार्थ दोष भी 5 प्रकार के माने हैं। कौन कौन से 5 माने? अन्यार्थ दोष, अन्यार्थ दोष, नेयार्थ दोष, गूढ़ार्थ दोष, अश्लील दोष और क्लिष्ट दोष। अब मैं इसका उल्टा बोलता हूँ। 5 प्रकार के जो इन्होंने माने हैं उनके लिए क्लिष्ट दोष, अश्लील दोष, गूढ़ार्थ दोष, नेयार्थ दोष, अन्यार्थ दोष, तो ये 5 दोष इन्होंने माने हैं जो कि पदार्थ दोष अर्थात वाक्य साहित्य में जो वाक्य पद प्रयुक्त किए गए हैं उन पदों में अर्थ के संबंध में दोष होता है। पदार्थ दोष के बारे में पहले जानेंगे। अर्थ में जहां दोष निकलता हो वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ दोष कहलाते हैं। सबसे पहले लेते हैं अन्यार्थ दोष। ऐसा काव्य जहां की शब्द का भिन्न अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो सामान्यतः उसका अर्थ चलन में नहीं होता, उससे भिन्न, या उस साहित्य में उस रचना में जैसा अर्थ निकलना चाहिए उससे अलग अर्थ निकलता हो, तो वहां अन्यार्थ दोष आ जाता है, जिससे कि उस काव्य को समझने में कठिनाई आ जाती है। नेयार्थ के अंतर्गत ऐसा दोष काव्य में आता है कि सीधा सीधा अर्थ उसके द्वारा काम में लिए गए पद से नहीं निकाला जा सकता, हमें उसके अर्थ के लिए कल्पना की आवश्यकता पड़ेगी ही। अर्थात जिसका अर्थ कल्पना से लगाना पड़ता हो वहां नेयार्थ दोष काव्य में आ जाता है। गूढ़ार्थ दोष में क्या होगा? जिस अर्थ को समझना कठिन हो, वो कठिन कैसे हो सकता है? जब हम किसी शब्द का या किसी पद का इस रूप में प्रयोग करें जिसका कि अर्थ प्रसिद्ध नहीं हो। जहाँ प्रसिद्ध अर्थों का प्रयोग नहीं किया जाता या अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता हो या अप्रसिद्ध अर्थ का प्रयोग किया जाता हो, वहाँ गूढ़ार्थ दोष आ जाता है। चौथा है अश्लील। इसके अंतर्गत ऐसा अर्थ निकलना जो कि लज्जाप्रस्त हो, शर्मनाक हो, घृणाबोधक हो, अमंगलकारी हो, या हम कह सकते हैं कि समाज द्वारा अस्वीकार किया गया कोई अर्थ उस वाक्य से निकलता हो या उस पद से निकलता हो, तो वहाँ क्या मतलब निकलेगा? वहाँ अश्लील आएगा। अश्लील का क्या मतलब होता है? जो समाज द्वारा, जो अश्लील नहीं हो, जो समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं हो, जो समाज द्वारा बुरा माना गया हो, ऐसा अर्थ काम में लिया जाना अश्लीलता होती है। आमतौर पर अश्लीलता का मतलब ये सेक्स से संबंधित जो बातें हैं उसी के ले लेते हैं। अश्लीलता खाली सेक्स के कारण नहीं होती, अन्य और जगह जहाँ की जिस तरह का शब्द का अर्थ अच्छी तरह से निकलना चाहिए उसकी बजाय यदि हीन अर्थ निकलता है या समाज द्वारा बुरा माना गया अर्थ निकलता है तो वहाँ अश्लीलता ही मानी जाती है। तो हम देखते हैं कि अश्लीलता दोष कब आएगा? जब पद का अर्थ घृणास्पद निकले, लज्जापद निकले, अमंगलकारी निकले, या समाज ने जिस अर्थ को अस्वीकार कर दिया हो वैसा कोई अर्थ निकले, तो वहाँ अश्लील अर्थ दोष आ जाता है। फिर है क्लिष्ट दोष। यहाँ क्लिष्ट का अर्थ है जिसका अर्थ अत्यंत दूरारूढ़ हो, जिसका अर्थ अत्यंत दूरारूढ़ हो, अर्थात जिसका अर्थ निकालना बेहद ही कठिन हो, बहुत दूर की कोड़ी ला के देखनी पड़ती है, तो वहाँ फिर क्लिष्ट दोष आ जाता है। अब ये दो पद से संबंधित दोनों दोष आ गए। अब लेते हैं वाक्य से संबंधित दोष। वाक्य दोष में इन्होंने 3 प्रकार के दोष माने हैं। किन्होंने माने? आचार्य वामन। पहला भिन्न वृत्ति दोष, दूसरा यतिभ्रष्ट दोष और तीसरा विसंधि दोष। भिन्न वृत्ति दोष, यतिभ्रष्ट दोष और विसंधि दोष। जहाँ काव्य में वृत्तियों का प्रयोग अलग तरीके से किया जाए, सामान्य तरीके से नहीं किया जाए,
वहाँ पहला दोष होगा। वहाँ जहाँ यति जो है जिस जगह पे आनी चाहिए वहाँ न आकर के अलग जगह पे आती हो या आती ही नहीं हो, तो यहाँ यति भ्रष्ट दोष आ जाता है। और विसंधि दोष, जहाँ संधियों का पालन नहीं किया जाता हो। अब इससे साफ लगता है कि ये जो चीज़ें बताई गई है ये नाटक के संदर्भ में बताई गई, अन्य काव्यों के संदर्भ में नहीं बताई गई। तो ये आ गए 3 वाक्य दोष जो वामन ने हमारे को बताए थे। अब वामन द्वारा बताए गए अंतिम प्रकार के दोष, जो 4 प्रकार के बताए हैं उन्होंने। वाक्यार्थ दोष, वाक्यार्थ दोष इन्होंने 7 बताए हैं। कौन कौन से 7 होते हैं? व्यर्थ दोष, एकार्थ दोष, संदिग्ध दोष, अप्रयुक्त दोष, अपकर्म दोष, आलोक दोष, विद्या विरुद्ध दोष। तो इस प्रकार से ये 7 दोष आते हैं किसके? वाक्यार्थ के। वाक्य के 3 और वाक्यार्थ के 7। तो इस तरह से कुल इनकी संख्या सब प्रकार के दोषों की मिलाकर के कितनी होगी? 20, जो कि वामन ने हमको बताया था कि वाक्य के दोष कुल मिलाकर के 20 होते हैं। इन 20 को 4 खंडों में बांटा गया है: पद दोष, पदार्थ दोष, वाक्य दोष और वाक्यार्थ दोष। तो वाक्यार्थ दोष में पहला है व्यर्थ दोष। इसमें पूर्वापर विरोधी बात यदि काव्य में कही जाती है तो वहां व्यर्थ दोष आता है। एकार्थ दोष, जिसमें एक जैसे अर्थ की ही आवृत्ति हो, ऐसे पदों का प्रयोग किया जाए, ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाए कि एक ही अर्थ बार बार उन वाक्यों से निकले तो अर्थ की पुनरावृत्ति हो जाती है, तो यहाँ वाक्यार्थ दोष कहलाता है, एकार्थ दोष कहलाता है वो। अर्थात ये अर्थ एक ही निकल रहा है, वाक्य कई प्रयोग में कर रहे हैं तो एकार्थ दोष हो जाता है। फिर है संदिग्ध, जहाँ वाक्य का अर्थ पढ़ने के पश्चात संदिग्ध रहता है, स्पष्ट नहीं होता, तो वहाँ संदिग्ध दोष होता है। अप्रयुक्त, अर्थ निकालने के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग जिनका कोई अर्थ न निकले, या वाक्यों के फलस्वरूप कोई अर्थ जो निकलना चाहिए वो न निकले, या ऐसा अर्थ निकले जो प्रयोग वहाँ किया ही नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ अप्रयोग दोष की आ जाती है कमी। अपकर्म, अपकर्म दोष के अंतर्गत जहाँ अर्थ जो है उसमें क्रम नहीं हो, अर्थ तो निकलता है लेकिन जिस क्रम को उस साहित्य में अर्थ को आना चाहिए था उस क्रम में वो अर्थ नहीं आता है, तो वहाँ अपकर्म दोष आ जाता है। फिर है छठा अलोक दोष। तो अलोक दोष में क्या हो सकता है? देखिए, लोक, जिसका अर्थ देश काल और प्रवृत्ति के विरुद्ध हो। हर देश काल की अपनी प्रवृत्तियां होती है, हर देश काल की अपनी स्थितियां होती है, हर देश काल में शब्दों का अलग अर्थ होता है। तो यदि उस देश काल के विरुद्ध हो तो वह अलोक दोष कहलाता है। फिर है 7वां और अंतिम विद्या विरुद्ध। कला और शास्त्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल जो अर्थ निकलता है वो विद्या विरुद्ध दोष कहलाता है। काव्य अलंकार में दोषों का वर्णन गुण विवेचन की अपेक्षा दोष दर्शन अधिक गंभीर और प्रौढ़ है, ऐसा विद्वानों का मानना है। वामन ने जो ग्रंथ लिखा था काव्य अलंकार, उस काव्य अलंकार में गुणों की अपेक्षा दोषों पर अधिक ध्यान दिया गया है। देखिए, पहले गुणों के बारे में बताया इन्होंने, काव्य के तत्वों के बारे में भी इन्होंने ही चर्चा की, लेकिन उसके बावजूद इनका जो ज़्यादा विवेचना मिलती है वो है कि दोषों का वर्णन ज़्यादा अच्छी तरह से किया गया है। हम जानते हैं कि गुण जितनी अच्छाई लाते हैं उससे अधिक जो बात होती है वो ये होती है कि यदि दोष नहीं होंगे तो काव्य स्वतः ही अच्छा हो जाता है, ऐसा हमारा मानना है। तो आज हमारा
जो चर्चा है वो यहीं मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। तो आपके सामने एक प्रश्न भी रख देता हूँ जो आपको करना है। काव्य दोष क्या होता है? भामह ने काव्य के बारे दोष के बारे में क्या बताया है? और भामह द्वारा बताए गए दोषों की संख्या कितनी है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके अलावा एक छोटा प्रश्न, भरत ने काव्य के दोष कितने माने हैं? मम्मट ने काव्य के दोष कितने माने हैं? दंडी द्वारा काव्य दोष कितने हैं? और भामह ने उनकी संख्या कितनी मानी? 21। तो ये हम करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।